वेलकम बैक नाजरीन, हम दोबारा हाजिर हुए हैं। अपने टॉपिक को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर साहब, हम इससे पहले बात कर रहे थे डायबिटीज़। अब मुझे बताइए, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो होते हैं, यूजुअली उनका कहना ये है कि भाई सर्दियों में हमारी जो है वो हमारा बीपी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब इतनी ठंड लग रही है कि हमारी नसें जो सुखड़ रही हैं। ऐसा है क्या? एग्जैक्टली नसें सिकुड़ना नहीं होता, शरीयानों पे अफेक्ट ज़रूर पड़ता है, क्योंकि जब सर्दी होती है तो बॉडी क्या करती है कि जो आपकी सरफेस पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे सप्लाई को कम कर देती है ताकि हीट लॉस ना हो। तो वहाँ पे सप्लाई जब कम होती है तो उसकी वजह से पेशेंट को होता है कि जी मैं पेल हो रहा हूँ तो शायद मेरी नसें सिकुड़ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगेन सर्दी होगी, स्ट्रेस होगा। जी। स्ट्रेस होगा तो वही, जिस तरह से डायबिटीज़ में शुगर बढ़ती है, स्ट्रेस ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, क्योंकि स्ट्रेस आपकी बॉडी को तैयार कर रहा होता है कि भाई इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से फाइट की जाए। फाइट करने में आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए वो आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, और ग्लूकोज जल्दी जल्दी हर जगह पहुँचे इसलिए ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो इस वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल थोड़े से हाई होते हैं सर्दियों में, क्योंकि स्ट्रेस है। तो मरीज़ को ये लगता है कि हाँ जी मेरा बढ़ा, तो थोड़ी बहुत वेरिएशन बिल्कुल आती है। लेकिन वो इस हद तक ख़तरनाक नहीं होती हैं कि आप उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, लेकिन अगर आप ध्यान ना रखें तो फिर परेशानी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, जैसे एक तो जॉइंट पेन के जो पेशेंट्स होते हैं वो तो हैं। नॉर्मली हम भी अगर अपनी बात करें तो हम जब सुबह उठते हैं ठंड के मौसम में, तो हमारी हड्डियां अकड़ रही होती हैं, हमसे उठा नहीं जाता, बहुत ही हम लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये क्या असर करता है सर्दी जो है हमारी जॉइंट्स के ऊपर, स्पेशली हमारे मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट कर रही होती है? देखिए, एक तो ये कि जैसे मैंने बताया, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी पहले ज़माने में जब सर्दियाँ आती थी तो वो फ़िज़िकल एक्टिविटी लोगों की बढ़ जाती थी ताकि वो सर्दियों से अपने आप को महफूज रख सकें। ठीक है, वो ज़्यादा लकड़ी भी काटते थे, उसको जलाने के लिए एफर्ट्स भी ज़्यादा करते थे। फिज़िकल एक्टिविटी होती थी तो वो खुद ब खुद बॉडी अपने आप को मेंटेन रखती थी। अब हम हीटर चला देते हैं, आराम से घर में बैठे हुए हैं, कमरे से भी बाहर नहीं निकल रहे। जब आप जी। मसल्स को और उसको मूव नहीं करेंगे तो उनमें स्पैज़म और ये चीज़ें आना एक नेचुरल सी चीज़ है। अब जिस चीज़ को यूज़ नहीं करें तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है। दूसरा ये कि फिर सर्दियों में क्योंकि आपका सन एक्सपोजर भी आपने कम कर दिया, एक तो वैसे ही सर्दियाँ, फिर आप बाहर भी नहीं जी, ज़्यादा निकल रहे, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है, क्योंकि वैसे ही एक्सपोजर कम होता है। तो उसकी वजह से भी बड़ा इम्पैक्ट आता है। विटामिन डी का बहुत ज़्यादा रोल है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। हमें ये तो मालूम है कि हड्डियों के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम हैं, शुगर कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर में, कार्डियक डिजीज़ में, हर चीज़ में। इतना है कि विटामिन डी के बारे में कहा जाता है इट्स एन कंप्लीट हार्मोन, नॉट जस्ट द विटामिन। तो उसके बहुत ज़्यादा तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। हम खाने पीने में हेल्दी फूड बहुत ज़्यादा हमारे इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी होने लगती है। तो सारी चीज़ें मिला के जो हैं वो कर देती है, फिर हम लेज़ी भी हो जाते हैं थोड़ा सर्दियों बिल्कुल में। लेजी हो जाता है। वैसे विटामिन डी की आपने बात करी, मैंने यूजुअली अपने मरीजों में भी ये चीज़ देखी है कि ऐसे भी पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि जो स्पोर्ट्स में हैं और वो ग्राउंड में खेल रहे हैं और वो 8-8, 9-9, 10-10 घंटे खेल रहे होते हैं, लेकिन जब हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं तो पता चलता है विटामिन डी लेवल उनका कम है। तो ये क्या वजह है कि धूप पे रह के विटामिन डी कम आ रहा है? देखिए, विटामिन डी बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त धूप में बैठे रहें तो आपको विटामिन डी मिलता रहे। एक मखसूस है आवर जिसमें विटामिन डी ज़्यादा बनता है, और उसमें भी ज़रूरी है कि आपकी स्किन का एक्सपोजर हो, आपके लिम्स का एक्सपोजर हो, हाथों का एक्सपोज हो, पैर आपके एक्सपोज हो, नीज तक हो तो ज़्यादा अच्छा है, फेस एक्सपोज हो। और फिर दूसरा ये कि ड्यूरेशन कितनी आप एक्सपोज रख रहे हैं। हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्समैन खेल रहे होते हैं ग्राउंड में, या बच्चे, वो सन ब्लॉक लगा के खेल रहे होते जी। हैं, ठीक है, ताकि काले ना हो जाए। काले ना हो जाए। तो इटसेल्फ पे वो लाइट किस तरह से वो एब्जॉर्ब होगी, किस तरह से उन्हें विटामिन डी मिलेगा। दूसरा फिर हमारी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे कलर ज़्यादातर टैन है लोगों का। जी बिल्कुल। जितने आप ज़्यादा टैन होंगे उतना विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम होगी। अच्छा। तो वो भी है कि अगर आप डार्कर कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए विटामिन डी के साथ, ताकि वो उसको आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, अगर एक आप अच्छे टाइम में एक वॉक करने निकलते हैं तो, और 20 मिनट्स भी अगर आप दिन में हफ्ते में 3 दफ़ा देते हैं तो वो सफिशिएंट होता है कि आपकी जो है वो डेली नीड पूरी हो जाती है। जी। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब बताइएगा कि जैसे हम अगर सर्दियों की बात करें तो हमें कितना ज़रूरी है हैबिट्स को चेंज करना अपनी? देखिए, हेल्दी हैबिट, एक्सरसाइज। हेल्दी हैबिट्स तो मैं कहूँगा जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर हमें पूरा साल ही रखनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल है बीमारियों को लेके। हमने कुछ चीज़ों को मखसूस कर दिया कि यार ठीक है, कहते हैं कि जी सोना 8 घंटे चाहिए, तो
तो हम बस मैं 8 घंटे सो रहा हूँ तो काफ़ी, लेकिन 8 घंटे वो कौन से हों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको मिस कर दिया जाता है। अच्छा। तो जी आपके स्लीपिंग टाइम कब स्टार्ट होना चाहिए? रात 9 बजे से 12 बजे दरमियान जो 3 घंटे की नींद होती है, दिन के 8 घंटे से ज़्यादा बेहतर होती अच्छा है। डॉक्टर साहब, हम तो उस वक्त ओपीडी कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये बड़ा है ना, हमारे यहाँ अगर मरीज आते हैं ना तो कहते हैं ये डिनर तो हम रात को 1 बजे करते हैं, बिल्कुल। 5 बजे रात को सो रहे होते हैं, तो जो आपके जो नेचुरल हार्मोन जो रात में निकलते हैं वो सारे डिस्टर्ब हो गए, तो आपका सर्काडियन रिदम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इसी तरह डाइनिंग खाने पीने का रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। आप सुबह नाश्ता यूजुअली 9 बजे से पहले होना चाहिए। ठीक है जी, डिनर जो है वो रात को 9 बजे से पहले होना चाहिए। तो सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने क्या खाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपने किस वक्त खाना है। तो राइट टाइम इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट विद द राइट मील। इसी तरह सिर्फ सोना 8 घंटे काफ़ी नहीं है, किस वक्त सोना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इसी को ही कंट्रोल करें ना तो आपकी बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। आपका मैदा जो है हमारा वो सुबह 9 बजे से पहले गैस्ट्रिक एंजाइम्स को बहुत ज़्यादा सिक्रीट करता है। हम 9 बजे के बाद ही नाश्ता कर रहे होते हैं, 11-12 बजे, फिर हम कहते हैं हमें तेजाबियत हो रही है। तो बेचारा मैदे ने जब काम करना था उस वक्त आप सो रहे थे। सही। तो जो जिस तरह से हमारा दीन भी जो कहता है ना कि जी रात को जल्दी सो जाओ सुबह जल्दी उठो, तो जितनी भी रिसर्च है वो सारी यही कहती है कि जी आपने खाने पीने का जो टाइम है वो आपने बहुत अच्छा कंट्रोल रखना है, और आपने सोना जल्दी। और हमारा एक और बड़ा मिथ है कि जी लोग वॉक भी जो करते हैं वो खाने के बाद करते हैं। जी बिल्कुल। खाने के बाद चहलकदमी हो सकती है, वॉक नहीं ये हो हमारा मुझे सकती। लगता है कल्चर का पार्ट है। वॉक हमेशा खाने से पहले होती है। ठीक है ना, अगर आप खाना जब हम खाते हैं ना तो हमारा ब्रेन ब्लड सप्लाई को आपके मैदे की तरफ कर देते हैं। अब जब आप वॉक करने निकले तो मसल्स को भी ब्लड सप्लाई चाहिए, तो मैदे से कॉम्प्रोमाइज़ होकर मसल्स पे जाएगी, तो फिर डाइजेशन आपकी हेल्दी नहीं होगी। तो इसलिए खाने के बाद कभी भी वॉक नहीं होती है। आप 1-2 मिनट की चहलकदमी कर सकते हैं, वॉक हमेशा खाली पेट की जाती है। तो ये भी हमारे यहाँ बड़ा मिथ है। तो राइट टाइम पे सोना थ्रू आउट द ईयर, कि मैं जी जल्दी सोऊं, सुबह जल्दी उठूं, मील का टाइम आपका सही होना चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, एम्प्टी कैलोरीज हम ना लें, कार्ब्स को कम लें, प्रोटीन को ज़्यादा रखें, जंक फूड का इस्तेमाल कम रखें, जो हम बहुत ज़्यादा फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको अवॉइड करें, तो आप एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए मल्टीविटामिन्स का कितना रोल है विंटर सीजन में? क्योंकि बचपन से हम देखते चले आ रहे हैं कि पेरेंट्स जैसे सर्दी आती है, पेरेंट्स कॉड लिवर ऑयल की जो कैप्सूल्स होती है देना शुरू कर देते हैं बच्चों को। तो क्या ये सिर्फ सर्दी में लेने चाहिए, या हम थ्रू आउट दी मतलब एयर, या हम गर्मी में भी ले सकते हैं, हर मौसम में ले सकते हैं? ये हमारे अनफॉर्चुनेटली क्योंकि डाइट हम बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं लेते। बच्चे स्कूल में नाश्ता सुबह करके नहीं जाते, कैंटीन से कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, जंक फूड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो हम हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, तो न्यूट्रिएंट्स मुकम्मल नहीं ले रहे, तो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी की ऐसे भी आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो इसलिए मल्टीविटामिन्स का वहाँ रोल है कि आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करे। लेकिन मल्टीविटामिन सिर्फ ये नहीं है कि वो बेसिकली आप सर्दियों में नहीं, इट शुड बी टेकिंग थ्रू आउट द ईयर। इफ़ यू फील, आप अपने डॉक्टर से मशवरा करते हैं कि जी उससे लगता है कि हाँ जी आप में डेफिशिएंसी हो रही, तो फिर थ्रू आउट द ईयर थोड़ा इंटरवल्स पे वो लेनी चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। इफ़ यू नीड दैट, इट्स नॉट कि जी हर एक को लेनी चाहिए, जिन पेशेंट में ज़रूरत है उनको लेनी चाहिए। और उनमें फिर इसी तरह से विंटर में भी कुछ वाइटामिन का, जैसे विटामिन सी अगर आप लेते रहते हैं तो वो बेसिकली ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली प्रिवेंट कर देगा फ्लू और इन्फ्लुएंजा को, वो बेसिकली उसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर देता है, उसकी सिविरिटी को कम कर देता है। तो इसी तरह से जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, कनोला ऑयल बेसिकली ओमेगा 3 उसमें बहुत अच्छा होता है, मछली खाने से बड़ा बेनिफिट होता है कि उसमें प्रोटीन्स भी है, ओमेगा भी है, तो ये चीज़ें भी अगेन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। तो मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं हम, विटामिन सी ले रहे हैं, सिट्रस फ्रूट वगैरह अगर हम लेते हैं तो उसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, तो ये सारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, और जो ये कोल्ड वायरसेस कॉमन कोल्ड वगैरह होता है इसकी सीवियरिटी को भी कम करते हैं। आपने मछली की बात करी, जैसे देखा जाए तो हम अपने शहर की बात करें और दूसरे शहरों में भी, तो जहाँ पे मछली के जो भी रेस्टोरेंट्स होते हैं, स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पे रश बहुत बढ़ जाता है। इस तरह गाजर का हलवा और मिठाइयाँ और जो है वो पंजीरी और इन चीज़ों का, और असली घी से बनी हुई जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं या स्वीट होता है उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। ये आपको लगता है कोई फ़ायदा करता है या नुकसान करता है? लेकिन जो अनहेल्दी है ना उससे तो नुकसान करना है। मछली इज़ हेल्दी, ठीक है, तो मछली आप खाएं, हाँ, क्योंकि उसमें जैसे मैंने बताया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो हेल्दी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। लेकिन गाजर का हलवा अगर आप खाते हैं और डेली खा रहे हैं तो आपकी शुगर लेवल्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। तो कोई भी चीज़ बिल्कुल मना नहीं होती, इत्तेदाल के साथ होता है। तो वंस इन अ ब्लू मून ठीक है, आपने ले लिया कभी कभार फाइन,
जैसे मैंने कहा सर्दियों में क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने से आपको हीट ज़्यादा मिल रही होती है तो आपको क्रेविंग ज़्यादा होती है कि मैं खाऊँ, थोड़ी सी गर्माइश फील होती है, इसलिए लोग थोड़ा सा बाहर ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो कूली इन्वायरमेंट में खा रहे होते हैं बैठ के, तो अगेन वो इन्फेक्शन के चांसेस तो बढ़ जाते हैं। लेकिन अनहेल्दी फूड किसी भी मौसम में हलाल या जायज़ नहीं है। अगर हम कराची से निकल के पंजाब की बात करें तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो है वो पाए का बहुत ज़्यादा है, और वो सुबह सुबह नाश्ते में पाए खाते हैं और डेली बेसिस पे खाते हैं, तो आपको लगता है नुकसान देता है? डेफिनेटली देता है। जो चीज़ भी देखें, अगर ऑयल आप इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो नुकसान देगा ना। कोई भी चीज़ इतदाल से ज़्यादा बढ़ जाए तो डेफिनेटली नुकसान देती है। तो हर चीज़ एक बैलेंस में अच्छी लगती है। तो आप हमारे अनफॉर्चुनेटली बैलेंस इतना अच्छा नहीं है, हम किसी भी चीज़ में नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है, तो हम हर चीज़ बड़ी एक्सट्रीम पे जाके करना शुरू हो जाते हैं। खाने पीने में भी अगर हम ध्यान रखते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो कभी कभार कोई भी चीज़ खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली रोज़ आपने एक ही हैबिट बनाया, रोज़ आप पराठे खा रहे हैं, बिल्कुल, रोज़ हलवा पूरी खा रहे हैं, रोज़ आप गाजर का हलवा लें, पाए लें, आजकल हर रेस्टोरेंट पे तो वो फिर बेसिकली क्या होता है कि आपका वजन बढ़ेगा, ओबेसिटी आएगी। ओबेसिटी फिर अगेन बहुत सारी बीमारियों को लेकर आएगी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिक एसिड, फिर वो आप एक चक्कर में फंसते चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि यूजुअली ना सर्दियों में आप वेट गेन करते हैं, नॉर्मली भी आप वेट गेन कर रहे होते हो, तो उसका क्या रीज़न है? मेटाबॉलिज्म, ओवर ईटिंग, क्योंकि हमें वो थोड़ी सी क्रेविंग बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको कहती है कि जी सर्दी बाहर है, जिस्म गर्मी पैदा करे, और उसके लिए जब आप खाएंगे तो उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, हीट बनेगी, यू फील गुड जी। अच्छा मुझे बताइए, नट्स हम जो खाते हैं सर्दियों में, आपने देखा होगा हमारे यहाँ, अगर हम अरब कंट्रीज़ की बात करें तो उनकी डाइट का एक हिस्सा है कि वो कावा पीते हैं, खजूर खाते हैं और नट्स खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये सब चीज़ें सिर्फ हम सर्दियों में ही करते हैं। हम कॉफ़ी भी सर्दियों में पियेंगे, हम कावा भी सर्दी में पियेंगे, हम नट्स भी सर्दी में ही खाएंगे, और खजूरों का इस्तेमाल भी हम सर्दी में ही करते हैं। तो क्या इसका कोई फ़र्क पड़ता है मौसम से? देखिए, ये चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह है, खासतौर पर अखरोट बड़ा बेनिफिशियल होता है। इट शुड बी टेकिंग थ्रू आउट द ईयर, सिर्फ सर्दियों में नहीं, इसलिए कि वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आप सर्दी आने से पहले से ले रहे होंगे तो सर्दी आने तक आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी ना। अब सर्दी में लेना शुरू करेंगे वो चीज़ें, ऐसा तो नहीं कि ओवरनाइट आपको स्ट्रॉन्ग कर देंगे, इट टेक्स टाइम। तो जब तक आप वो 1 महीना खाते हैं तो सर्दी तो गुजर चुकी होती है, तो फिर उसने क्या आपको बेनिफिट देना। तो आप पहले से लें, हेल्दी फूड थ्रू आउट द ईयर खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट हम हमेशा अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि जी 8-10 दाने आप रोज़ाना खाएं, लेकिन खाने के साथ डिस्पाइट ऑफ विंटर कि जी आपने सुबह उठ के ले लिया, ब्रेकफास्ट से पहले ले लिया, ब्रेकफास्ट के 2-3 घंटे बाद आपने ड्राई फ्रूट ले लिया, तो वो बड़ा बेनिफिशियल होता है। हनी बड़ा बेनिफिशियल होता है, ठीक है, वो भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो सर्दी में हम बेनिफिट देता है हनी, खासतौर पर अगर किसी को कफ वगैरह हो उसमें बड़ा बेनिफिट, एलर्जी को क्योंकि हनी बड़ा कम करता है। तो इतना कम करता है कि अगर किसी का एलर्जी का टेस्ट हमें करवाना होता है तो पहले हम उसका हनी रुकवाते हैं, जी आपने 1 हफ्ते तक हनी नहीं खाना ताकि उसका असर खत्म हो, आपको रियल सिचुएशन पता चले। तो इवन डायबिटिक के पेशेंट पर पूछते हैं कि जी हम शहद खा सकते नहीं खा सकते, तो उसमें हम कहते हैं, जैसे वो आता है कि जी शहद में शिफा है, तो मरीज कहते हैं जी शहद में तो शिफा है, तो फिर शहद से शुगर नहीं बढ़नी चाहिए। तो शहद से शुगर बढ़ती है, तो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि शहद में शिफा है, ये थोड़ी बताया कि कितना खाओगे तो शिफा है। जी बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा भी लेंगे इस नियत से कि इसमें शिफा है, तो वो थोड़ा भी आपको शिफा देगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच खाएं, आप 1/4 स्पून भी आप लेते हैं तो वो भी आपको शिफा दे सकता है। तो स्मॉल क्वांटिटी में खाने में कोई हर्ज नहीं होती है, बस एक्सेस किसी भी चीज़ के नुकसान है। जी डॉक्टर साहब, अच्छा मुझे बताइएगा कि जैसे हम यूजुअली मैंने देखा है कि जॉइंट पेन की अगर हम बात करें तो हल्दी का दूध दिया जाता है, हल्दी वाला दूध पिएं, पूरी सर्दियाँ पिएं हल्दी वाला दूध, या मुख्तलिफ किस्म के कावे होते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, जैसे बोलते हैं अदरक की चाय पियो तो तुम्हें नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा, इसमें दालचीनी का इस्तेमाल भी करो। तो क्या इन चीज़ों का हमारी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल है, जैसे अदरक हो गई, शहद हो गया, दालचीनी हो गया, अजवाइन, कलौंजी, सारी चीज़ें, हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे आपने बताया, ये सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी इनके अंदर होता है, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमारी बॉडी में बनते हैं उनको ये कम करते हैं, इंटरल्यूकिन्स वगैरह को। तो अगेन ये बड़े बेनिफिशियल होते हैं, और मैं फिर वही कहूँगा कि वाई टू लिमिटेड ओनली टू विंटर, पूरा साल इन चीज़ों को रखें तो आपको पूरा साल जो छोटे लोग कहते हैं कि ये गर्म है और ये ठंडा है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है गर्म और ठंडा? देखिए, कुछ चीज़ों की तासीर ज़रूर वो होती है कि तासीर उसकी ठंडी, लेकिन अगर बैलेंस में ले रहे हैं ना तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। हाँ, जहाँ आपने बैलेंस डिस्टर्ब किया किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेना शुरू कर दिया तो वो नुकसान देता है। तो बैलेंस में आप चीज़ें लेते हैं तो थ्रू आउट द ईयर
उसमें कोई परेशानी मैं नहीं आपसे आती ये है। पूछना चाह रही हूँ कि देखिए मुझे लगता है कि मिथ है, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, फ़िश वो थ्रू आउट दी एयर खाते हैं, और अगर वो हल्दी तो वो अगर इस्तेमाल करें तो वो, अगर हम चाइनीज़ जापानीज़ की बात करें तो वो इस तरह की चीज़ें पूरे साल ही इस्तेमाल करें। अरब्स की बात करें तो खजूर कावा पूरे साल पी रहे हैं, लेकिन हमारी कंट्री में हमारे जो बड़े हैं वो यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि इसकी तासीर ठंडी है, इसकी गर्म है, इसको सर्दी में खाओ, इसको गर्मी में खाओ। तो ये एक्चुअली ऐसा है, वो सही कर रहे हैं या हम सही कर रहे हैं? देखिए, एक बेसिकली ये ना कि अगर खजूर आप थोड़ा सा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा बनाती है, तो अगर आप हर वक्त बहुत ज़्यादा खजूर खाएंगे तो वो भी एक एक्स्ट्रा शुगर लेवल्स बढ़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि खजूर या 1 या 2 दाने खाए तो वो महंगी भी डायबिटिक कितनी पेशेंट्स है। तो 1 या 2 खाए, लेकिन एक आम बंदे को तो जी। खा लेनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर वो ले रहा है तो उसमें कोई नहीं है। तो ये चीज़ें पूरे साल ही चलनी चाहिए हमारे यहाँ भी, चाहे वो मछली हो, ड्राई फ्रूट्स हो, नॉर्मल फ्रूट्स हो, तो वो पूरे साल चलना चाहिए। तो उससे आपकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी होती है, आपकी डेली न्यूट्रिएंट्स की मिकदार पूरी होती है, और आपकी बॉडी ग्रोथ, आपके जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, जो डाइजेशन है, आपकी जो बॉडी में सेल्स का जो रिपेयर सिस्टम हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें बड़ी बेहतर रहती हैं, बहुत सारी बीमारियों से अच्छा लड़ सकते हैं। तो इनमें कोई वो नहीं है कि ये मखसूस वक्त में खाएं। अल्लाह ताला ने, हाँ ये ज़रूर है कि कुछ जैसे फल और सब्जियां जो है मौसमी होती हैं, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल जो होते हैं, वो उन सीजन में ज़रूर खाएं। आउट ऑफ द सीज़न उनको अवॉइड करें, क्योंकि नेचर ने जो किसी फल को और किसी सीज़न के लिए बनाया है तो उसके उस सीज़न में बेनिफिट ज़्यादा हैं, तो उन सीजन में इस्तेमाल करें, और जो पूरा साल आ रहा है उसको पूरा साल इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फ्लू शॉट्स हर जगह लिखा होता है, फ्लू शॉट्स फ्लू शॉट्स फ्लू शॉट्स, इन्फ्लुएंजा से बचना है तो फ्लू शॉट्स लगाएं। कितना बेनिफिशियल है फ्लू शॉट्स? क्योंकि अब तो मैंने सुना है कि शायद कुछ अरसे में मुझे लगता है कि अगर हम ट्रैवल भी कर रहे होंगे तो जैसे पोलियो वैक्सीनेशंस के ये होता है कि पोलियो कार्ड दिखाएं, ऐसे फ्लू वैक्सीनेशंस का भी कार्ड बनने वाला है कि आप फ्लू वैक्सीन दिखाएंगे तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप बताएं इसका कितना फ़ायदा है? बिल्कुल है, और कुछ जगहों पे ऐसा है भी कि वो आपकी वैक्सीनेशन देखते हैं, स्पेशली इमिग्रेशन वगैरह के लिए जा रहे हैं तो देखते हैं जी आपने इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन बचपन में लगाई या नहीं लगाई, आपको लगे हुए या नहीं लगे हुए। तो देखें, वैक्सीनेशन जहाँ पे एक तो बचपन में जो लग रही है, एडल्ट में हम कहते हैं कि जी जो हाई रिस्क पेशेंट है, ठीक है, जैसे अगर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है तो मैं उन पेशेंट्स को अपने प्रिस्क्राइब करता हूँ जो डायबिटिक हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक है तो उनको इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन ऐसे पेशेंट में सीवियर हो जाता सीवियर हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन होगी, हॉस्पिटल में दाखिल होंगे और मसाइल होंगे। तो वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, जिनको दमे की शिकायत है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, 60 साल से बड़ी उम्र है, तो ये वैक्सीन बेसिकली आपको कॉमन वायरसेस से फिर बचाती है, ठीक है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है उन वायरसेस के अगेंस्ट, तो मैक्सिमम उसको कर लेती है। और उसका जो बेस्ट टाइम होता है वो हम कहते हैं सितंबर से नवंबर के दरमियान आप वैक्सीन लगाएं। अच्छा, ठीक है ना। तो ये वैक्सीन हर साल जो है वो न्यू वैक्सीन आ रही होती है, जिसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है कि वो जो नए वायरसेस आते हैं, नए स्ट्रेन आते हैं, उसके मुताबिक उस वैक्सीन को अपडेट करके जुलाई अगस्त में वो नई वैक्सीन आ जाती है और आप सितंबर से लगाएं। तो ये बड़ी बेनिफिशियल होती है कि वो हाई रिस्क पेशेंट जिनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनमें काफ़ी हद तक उन लोगों को महफूज करते हैं। इन्फेक्शन हो भी जाए तो उस सीवियरिटी को कम कर देती है। जी। आपने बताया कि ये डायबिटीज़ के लिए, आप मुझे बताइए कि एस्थमेटिक पेशेंट्स जो हैं, जिनको यूजुअली हल्की सी एलर्जी भी उनको आरटी इन्फेक्शन की तरफ ले जाती है, तो उनके लिए बेनिफिशियल है ये कि अगर वो लगवा लें तो वो सेफ होंगे? बिल्कुल, इसलिए कि अगेन अगर उनको कोई भी फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, तो दमे की उनकी जो कंडीशन है वो बढ़ जाएगी। अगर उनको सीपीडी है, एस्थमा है, कुछ भी है, तो मज़ीद सीवियर हो जाएगी। तब वो दो चीज़ें मिल गई ना, क्योंकि उनके लंग्स पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ है। अब कॉम्प्रोमाइज लंग पे कोई इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन आ गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया, तो वो और जल्दी डिटोरिएट होंगी चीज़ें। तो बिल्कुल ऐसे सारे पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि जी आपने ये लाजमी लगानी है, जो करें। इसी तरह से जो निमोनिया की वैक्सीन है वो तो वंस इन अ लाइफ टाइम लगती है, तो आपने एक दफ़ा लगा ली, उसकी इम्यूनिटी हमेशा रहेगी। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन में ये कि आपने हर साल उसको इस सीजन में लगाना है, ताकि लगवाते इसीलिए नहीं, वो कहते हैं हर साल क्यों लगाएं हम, लेकिन हर साल इसलिए लगाना है कि हर साल वायरसेस में भी तब्दीली आती जा रही है, और हर साल जब सर्दियाँ आती हैं तो आप मोर प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाते हैं, आप रिस्क पर आ जाते हैं। तो अपनी सेहत को, अपने आप को बचाने के लिए हम लगा रहे होते हैं। जिस तरह से हम हेल्दी खाना खाते हैं, अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहे, तो वैक्सीन भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी तो आप इन वायरसेस से लड़ सकेंगे तो हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे। अच्छा, कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम इन्फ्लुएंजा जो है वो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो तकरीबन कोविड जैसे ही होते हैं,
ठीक है, सिर्फ हमें टेस्टलेसनेस और ये नहीं होता, बाकी उसके सिम्टम तो वही होते हैं कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो रहा है, सर में दर्द, बुखार है, सही है, आप निकल नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, साइनसाइटिस है, रेनाइटिस है, सारे आप देखें सिम्टम सेम ही हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमने ऑलरेडी कोविड की 3-3 दफ़ा वैक्सीन कराई हुई है, तो अब हमें क्या ज़रूरत है फ्लू वैक्सीन कराने की? अच्छा देखें, जो फ्लू बेसिकली इन्फ्लुएंजा है, कोविड ऐसा वो है जो कि कॉमन कोल्ड होता है। कॉमन कोल्ड बहुत सारे वायरसेस की वजह से होता है, उनमें से एक कोरोना वायरस भी जो कॉमन कोल्ड करवाता है। तो आपने जो कोविड वैक्सीन कराई उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट करवाई कि जी वो वायरस का इन्फेक्शन ना हो, लेकिन जो दूसरे वायरसेस हो रहे हैं, खासतौर पर जो इन्फ्लुएंजा, जो फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। तो वो तो वायरस ही अलग है, तो वो कोविड की वैक्सीन उस पर तो काम नहीं करेगी। वो करेगी तो अगर कोरोना वायरस आपको दोबारा आता है, जो कि नॉर्मल कॉमन कोल्ड ही होता है, इतनी इंटेंसिटी में नहीं होता, पहले भी था कोविड आने से पहले, अभी भी है। अब वो कोविड के दरमियान उसकी सिवियरिटी, एक सर्टन स्ट्रेन आया था जो बहुत ज़्यादा सिवियरिटी करवाता, तो वो था। तो वो बेसिकली अगर आपको उससे तो बचा लेगी, लेकिन फ्लू की अगर आप वैक्सीन नहीं करवाएंगे तो इन्फ्लुएंजा होगा। कॉमन कोल्ड बेसिकली इतना सिवियर नहीं होता है, हल्के फुल्की आपको नज़ला होगा या नोज़ आपकी ब्लॉक हो जाएगी, हल्की फुल्की कफ होगी, लाइट फीवर होगा, 4 से 5 दिन में खुद ही सेटल्ड हो जाता है। लेकिन जब आपको इन्फ्लुएंजा होता है, फ्लू होता है, एक तो वो बड़ा सडन होता है, यानी कि कॉमन कोल्ड तो आपको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होंगे सिम्टम ना, ये आपको फ़ौरन अचानक ही शाम में शुरू हो गया, सुबह उठे तो शुरू हो गया। इसकी सिवियरिटी एक तो बहुत ज़्यादा होती है, सडन ऑनसेट होता है, फीवर आपका, बुखार बहुत तेज़ आएगा, सर्दी आपको लगेगी, जिस समय थकन, जॉइंट पेन। तो इन्फ्लुएंजा या फ्लू में थोड़ी सी सिवियरिटी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा ज़्यादा दिनों तक चलता है, 1 से 2 हफ्ते चलता है, और इसमें फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अलामात में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है दोनों, वो माइल्ड है या थोड़ा सा सीवियर है। और इन्फ्लुएंजा या फ्लू बेसिकली क्योंकि आपको निमोनिया की तरफ ले जा सकता है, तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि ऐसे मरीज़ जिनको रिस्क पर होते हैं कि जिनको ये इन्फ्लुएंजा फ्लू बड़ा कॉमनली हो सकता है, उनमें वैक्सीन का बड़ा रोल है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके साथ जो मैंने सेशन किया है, आई होप सो कि हमारे नाज़रीन को बहुत पसंद आया हो, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है, अभी हर कोई इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ। अगले हफ्ते फिर हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।